नमस्कार दोस्तों, कंसेप्ट किंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये विश्व भूगोल की हम सीरीज स्टार्ट की थी हमने, और जिसमें हम पहला चैप्टर ब्रह्मांड वाला पढ़ चुके हैं। आज ये सेकंड चैप्टर है विश्व का भूगोल, जिसमें पृथ्वी एक चैप्टर है, उसको पढ़ते हैं। देखिए, पूरी भूगोल में विश्व का भूगोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सारे कंसेप्ट इसी से ही हमारे बनते हैं। तो विश्व के भूगोल को हमें अच्छे से पढ़ना होता है, और उसके बाद हमें भारत का भूगोल पढ़ना होता है। ठीक है, तो आप अपना अच्छे से बुक पढ़ना, और फिर यहाँ पे देखना है कि हमें क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करना होता है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पृथ्वी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि एक स्थान की जो सही अक्षांश स्थिति हो सकती है वह है, तो 45 डिग्री दक्षिण। तो उसका जो राइट आंसर है वो सी है, क्योंकि एक स्थान की जो सही अक्षांश स्थिति हो सकती है वह है 45 डिग्री दक्षिण। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर वृहत वृत्त नहीं है। देखिए, विषुवत रेखा, मुख्य देशांतर रेखा, 60 डिग्री पूरब देशांतर, और 60 डिग्री उत्तर देशांतर। तो इसमें देखिए, विषुवत रेखा भी है, मुख्य देशांतर रेखा है, 60 डिग्री पूर्वी देशांतर है, तो 60 डिग्री उत्तर अक्षांश रेखा यह नहीं है वृत्त वृत्त। तो ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है डी। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, शून्य अक्ष अक्षांश तथा शून्य अक्ष देशांतर अवस्थित है, तो कहाँ पे अवस्थित है? अटलांटिक महासागर में। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए है, अटलांटिक महासागर के शून्य अक्ष अक्षांश और शून्य अक्ष देशांतर अवस्थित कहाँ पर? अटलांटिक महासागर में। तो राइट आंसर ये है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, देखिए, प्रधान यामोत्तर तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु अवस्थित है, तो कहाँ पर है वो? अटलांटिक महासागर में। तो अटलांटिक महासागर को अंध महासागर कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर वो ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन निम्नलिखित आकृति में दिए हुए भूगोलीय विवरणों पर विचार कीजिए। तो 15 डिग्री नॉर्थ तल, उपयुक्त आकृति में ए द्वारा अंकित बिंदु किस महाद्वीप में स्थित देश को व्यक्त करता है। देखिए, यहाँ पे कुछ इन्होंने अक्षांश और देशांतर रेखा दे रखी है। ठीक है, तो ये जो 15 डिग्री एन एल है, 15 डिग्री 50 डिग्री एन एल है, तो ई एल तो मुझे लगता है कि आप इनको जानते होंगे, अक्षांतर देशांतर रेखा है इनको। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो सी है। ये यूरोप के बारे में ये सारी अक्षांश और देशांतर रेखाएं दे रखी हैं, तो राइट आंसर सी है, यूरोप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक विमान 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश 50 डिग्री पूर्व देशांतर से उड़ान भरता है और पृथ्वी पर विपरीत सिरे पर नीचे उतरता है, वह कहाँ उतरेगा? ठीक है, तो ये आपने एक न्यूमेरिकल सवाल है, छोटा सा ज्योग्राफी में अक्षांश और देशांतर का। तो उसका जो राइट आंसर वो डी है, 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश 130 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो डी इसका राइट आंसर है। आपको पता है कि 1 डिग्री में 4 मिनट, 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है, तो ये तो आपको निकालना आता ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नगरों में से कौन दूरतम उत्तर में अवस्थित है? तो बीजिंग, न्यू दिल्ली, न्यूयॉर्क, रोम। तो डी इसका राइट आंसर है, रोम। ठीक है, रोम उत्तर में स्थित है। देखिए, अगला जो है देशांतर रेखाओं से संबंधित है। तो पहला क्वेश्चन है, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आ गया है, अतः यह स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? काहिरा मिस्र में एक स्थान है, तो कहाँ पे स्थित है? 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। तो उसका जो राइट आंसर वो बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जब 82 डिग्री पूर्व देशांतर पर मध्याह्न हो तब प्रातः के 6:30 किस देशांतर पर होंगे? तो ये न्यूमेरिकल सवाल है, आपको निकालना आता ही होगा। तो सी इसका राइट आंसर है। आप इसको सोल्व करना है, इस सवाल को। ठीक है, देखिए, अगला क्वेश्चन है कि यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, तब दोनों स्थानों के बीच समय अंतर होगा, तो 6 घंटे का होगा। तो राइट आंसर सी है। देखिए, ये सवाल मैं नहीं करा रहा हूँ कि 360 डिग्री घूम रहा है 24 घंटे में। ठीक है, 1 डिग्री कितने मिनट में घूमेगा, तो ये तो मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में करा रखा है, आप उसको जाके अच्छे से देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब ग्रीनविच में मध्याह्न है और एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे, शाम के 5 बज रहे हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा यामोत्तर है जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है? तो 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पे है, तो राइट आंसर ए है, ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, कौन सा देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर वृत्त वृत्त का निर्माण करता है? तो 180 डिग्री, 180 डिग्री पे, तो राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, नहीं सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की प्रथम किरण भारत के किस एक यामोत्तर में दिखाई देती है? तो 92.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है, तो ये कहाँ पे होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। तो इसका जो राइट आंसर वो है डी, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है? तो ग्रीनविच टाइम आपको पता है, तो डी इसका राइट आंसर है, प्रधान मध्याह्न रेखा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी है। और ये जीएमटी लाइन किससे, किन देशों से होकर निकलती है? तो 8 स्टेट, 9 स्टेट, देखिए 8 स्टेट ध्यान रखने हैं, और एक अंटार्कटिका। ठीक है, दक्षिणी दो, दो एक कॉन्टिनेंट है। तो यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना और अंटार्कटिका, ये 9 जो क्षेत्र आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रधान यामोत्तर नहीं गुजरती है। देखिए तुरंत आने का दोस्तों क्वेश्चन, देखिए 8 स्टेट आप ध्यान रख लीजिए। ठीक है, 8 राज्य हैं, मतलब देश हैं, और अंटार्कटिका एक कॉन्टिनेंट है, दक्षिण ध्रुव। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो कहाँ से नहीं गुजरते? नाइजर से नहीं गुजरते, तो इसका राइट आंसर सी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रधान यामोत्तर गुजरती है तो किन किन देशों से गुजरती है? तो अल्जीरिया और फ्रांस, तो ए राइट आंसर है, पुर्तगाल से नहीं निकलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से किन का समय जीएमटी के समान है? तो अक्रा, डबलिन और मैड्रिड, इनका समय, सॉरी अक्रा, डबलिन और लिस्बन। ठीक है, मैड्रिड का समय जीएमटी के समान नहीं है। तो 1 2 4, तो 1 2 4 सी में है, तो सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक में घड़ी समय अन्य 3 नगरों के घड़ी के समय के समान नहीं है? तो हमें कौन सा बताना है कि जो 4 स्टेट यहाँ पे नाम दे रखे हैं, 4 देशों के नाम, इनमें से हमें क्या बताना है? इसमें बताना है कि किस एक में घड़ी समय अन्य 3 नगरों के घड़ी के समय के समान नहीं है। तो 4 है, तो 3 तो एक समान है, एक समान नहीं है। ठीक है, तो 3 में तो एक टाइम है और एक में अलग टाइम है। तो कौन सा है? तो इथोपिया में एक नगर है, एक स्थान है, आदिस अबाबा। तो आदिस अबाबा इसका राइट आंसर है। देखिए आजकल इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछता है एग्जामिनर, तो डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीनविच की देशांतर रेखा से पूर्व या पश्चिम में स्थित होने के आधार पर निम्नलिखित देशों का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से या तो आगे होगा या पीछे होगा। देखिए अगर आपको उसकी लोकेशन पता है तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो जीएमटी से हमें बताना है कि कौन सा आगे होगा, कौन सा पीछे होगा। तो अगर आप स्टेटमेंट पढ़ना है ये वाला, देखिए ग्रीनविच माध्य समय से आगे से पीछे क्रम की दृष्टि से देशों के मानक समय का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? देखिए आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ये स्थान कहाँ पर है। देखिए क्यूबा कहाँ है? जापान में है। ठीक है, ग्रीस तो उन्होंने यूनान में दे रखा है। इराक, कोस्टा रिका कहाँ पर है? ये आपको पता होना चाहिए। और जापान तो इसमें दे रखा है। तो दोस्तों इसका जो क्रम अगर आप देखेंगे, अगर आपको मैप की अच्छे से जानकारी होगी, तो मैं क्या बताना है, ग्रीनविच माध्य समय से आगे से पीछे क्रम में, ग्रीनविच रेखा है तो आगे से पीछे क्रम की दृष्टि से देशों के मानक समय के निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो उसका जो सही क्रम है वो है 5 3 2 1 4। तो 5 सबसे पहले जापान आएगा, फिर इराक पड़ेगा आपका, फिर यूनान पड़ेगा। ठीक है, और फिर क्यूबा, फिर कोस्टा रिका। तो राइट आंसर ए है। आप इनको मैप पे लोकेट करेंगे तो आप आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, मैप पे लोकेट करना है इसको आपको। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आईएसटी यामोत्तर पर दोपहर होती है तब धरती पर एक अन्य स्थान पर लोग अपनी सुबह 6 बजे की चाय ले रहे होते हैं। तो इसका हमें देशांतर मान बताना है, तो लॉन्गिट्यूड बताना है। तो 7.5 वेस्ट। तो राइट आंसर है 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीनविच से दोपहर 12 बजे एक तार भेजा गया, तार संप्रेषित करने में 12 मिनट का समय लगा है, वह एक नगर में 6 बजे शाम को पहुंचा है। तो नगर का देशांतर मान हमें क्या बताना है? तो इसका जो राइट आंसर है 87 डिग्री पूरी देशांतर। तो राइट आंसर बी है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है तो कहाँ से खींची जाती है? देखिए, इंटरनेशनल डेट लाइन कहाँ से खींची जाती है? तो प्रशांत महासागर से। ठीक है, तो उसका जो राइट आंसर वो सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तिथि निर्धारक रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर है। अगला, तिथि निर्धारक रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। ठीक है, तो दोनों ही राइट है, दोनों का है। देखिए, ए भी ठीक है और आर भी ठीक है, तो आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ए राइट आंसर है। तिथि निर्धारक रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर होता है। ठीक है, और 180 डिग्री देशांतर पर ये स्थित है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके ठीक है और इसकी सही व्याख्या भी करता है, तो ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी नहीं होती है, तो किस स्थान पर नहीं होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर, तो डी। डी इसका राइट आंसर है। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही फैक्चुअल इसमें क्वेश्चन है और कुछ इसमें न्यूमेरिकल देखा था आपने कि उसमें हमें टाइम निकालना है। ठीक है, तो वे मैं इसलिए थोड़ा जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि इनका कुछ लॉजिक नहीं है इन पर रुक कर टाइम वेस्ट करने का, क्योंकि आप पे आते हैं न्यूमेरिकल सवाल निकालने और एक दो सवाल आता है एग्जाम में, ज़्यादा आता भी नहीं है। तो 17 का डी आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए तो जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर हो तो भारतीय मानक समय क्या होगा? तो 6.5 घंटे। ए इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो इसका जो राइट आंसर है वो बेरिंग जल डमरू मध्य है। देखिए, मलक्का जल डमरू मध्य फ्लोरिडा, जिब्राल्टर, ये यहाँ पे नहीं है। इसके पास कौन से बेरिंग जल डमरू मध्य है। तो इसका राइट आंसर आपने देखा है, तो बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक जहाज एल्यूशन द्वीप समूह के पूर्वी छोर से डच हार्बर की ओर जा रहा है। देखिए, डच हार्बर तो आपको पता है कि जापान ने इस पर हमला किया था। ये अमेरिका का एक बंदरगाह है। तो जा रहा था ये 1 जनवरी 1999 को 23:30 बजे 180 डिग्री यामोत्तर को पार करता है। तो यामोत्तर को पार करने के समय से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद जहाज का कप्तान अपनी डायरी में कौन सा समय और तिथि दर्ज करेगा? तो ये आप निकालना, इसको सोल्व करना। तो इसको जो राइट आंसर वो बी है। ठीक है, 2 जनवरी को। तो आप इसको सोल्व करना, सोल्व करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर यात्रा करने वाले एक जहाज के कैप्टन ने 90 डिग्री पश्चिम देशांतर पर स्थानीय समय 10 बजे सोमवार लिखा है। यदि उसके जहाज की गति वही है जो पृथ्वी घूर्णन की है तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर वह किस स्थानीय समय और दिन को प्राप्त करेगा? तो उसका जो राइट आंसर वो बी है, 10 सोमवार। देखिए, ये जो न्यूमेरिकल है, 20वां सवाल और 21वां दोनों सेम सवाल है। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है, तो इनको आप सोल्व करना है। हालांकि आजकल ये इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए निम्न में से किस मार्ग को अपनाना चाहिए? समुद्री धारा, समुद्री हवा, देशांतर, अक्षांश। तो इसका राइट आंसर सी है। किसी जहाज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कम समय में पहुंचने के लिए देशांतर मार्ग को अपनाना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर वो है सी। सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसी जगह का स्थानीय समय 6 बज रहे हैं सुबह के, जबकि ग्रीनविच मीन टाइम 3 प्रहत है, उस जगह की देशांतर रेखा क्या होगी? तो 45 डिग्री पूर्व। इसका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है? देखिए, उष्णकटिबंधीय वर्ष, चंद्रमास, मानक समय, दिवस। तो उसका राइट आंसर है सी, मानक समय समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है। तो उसका राइट आंसर सी है। सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, विषुवत रेखा से कुछ क्वेश्चन है, जिसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, इक्वेटोरियल सर्कल भी बोलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वह है कि पृथ्वी की भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है? देखिए, पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई तो 40,000 किलोमीटर। अगर आप विषुवत रेखा की लंबाई नापेंगे ना तो 40,000 किलोमीटर है लगभग। ठीक है, तो पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 40,000 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समूह में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो हमें बताना है कि ये ग्रुप दे रखा है एक देश का, मतलब कुछ
3 देश हैं यहाँ पे, हमें बताना है कि इसमें से किससे भूमध्य रेखा गुजरती है। तो कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। तो ब्राजील से तो नहीं गुजरती है, तो बी इसका राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर है बी। ठीक है। विषुवत रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है। तो 13 देश कौन कौन से हैं देखिए। देखिए ये 13 देश हैं, इसको आप याद रख सकते हैं कि साओ टोम प्रिंसिप, गैबन कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। ठीक है। तो केन्या, इंडोनेशिया और कोलंबिया देखिए ये है। तो देखिए आप सूडान देखेंगे, सूडान तो नहीं है, वेनेजुएला भी नहीं है, ठीक है, और जाम्बिया भी नहीं है। तो इस हिसाब से कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया हो गया। तो ये 13 नाम आप याद रख सकते हैं क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। तो विषुवत रेखा किन देशों से होकर गुजरती है, तो ये आपको नाम ध्यान में रखने हैं। इसका राइट आंसर आपने देखा कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। ठीक है। तो वहाँ पे माफ करना, वो ब्राजील फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं था, बी स्टेटमेंट था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। देखिए सबसे पहले तो 13 नाम हम याद रख सकते हैं किन देशों से होकर गुजरती है। और जो देखिए आप रवांडा देखेंगे, रवांडा, रवांडा से कहाँ गुजरती है, तो रवांडा तो कहीं नहीं है। तो फोर्थ वाला स्टेटमेंट होगा, तो फोर्थ वाला ए, बी और डी, तो सी तो नहीं होगा। तो इनमें से है। देखिए गैबोन और सोमालिया से होके गुजरती है, लेकिन भूमध्य रेखा गिनी से कहाँ गुजरती है, तो इक्वेटोरियल गिनी है। ठीक है। तो थर्ड और फोर्थ, तो डी इसका राइट आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है, तो मैक्सिको, ब्राजील, केन्या, इंडोनेशिया। तो मैक्सिको से नहीं होकर गुजरती है, तो राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखा पर अवस्थित है। तो कौन से देखिए 4 देश दे रखे हैं यहाँ पर, और ऑप्शन देखेंगे तो 1 2 3 4, 2 3 1 4 है, तो इनके 2 सही है 2 गलत हैं। तो कोलंबिया और केन्या ये आपके भूमध्य रेखा पर है, जबकि ब्रुनेई और वेनेजुएला ये नहीं है। तो राइट आंसर है 2 और 3, बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा गुजरती है, तो भूमध्य रेखा किससे गुजरती है। देखिए कोस्टा रिका, वेनेजुएला, तो इनसे तो गुजरती नहीं, ना कैमरून से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, तो केन्या से। तो उसका जो राइट आंसर है वो सी है, सी इसका राइट आंसर है। ओके। अगला क्वेश्चन है, जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह है, तो वह है भूमध्य रेखा। तो ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। तो कोलंबो, जकार्ता, मनीला, सिंगापुर। देखिए कोलंबो, मनीला, जकार्ता आंसर नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए जकार्ता किसकी राजधानी है, कोलंबो किसकी है, मनीला किसकी है। तो डी इसका राइट आंसर है सिंगापुर। ठीक है। तो सिंगापुर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो अफ्रीका से। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो अफ्रीका से होकर गुजरती है, तो राइट आंसर ए है। देखिए अगला जो आपका सब टॉपिक है वो कर्क रेखा है। देखिए जो विश्व का भूगोल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप ध्यान में रखना है। तो कर्क रेखा का पहला सवाल है, मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश होता है, तो किस टाइम होता है, तो 43.0 डिग्री। तो राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा नहीं गुजरती है। देखिए 3 रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, तो जिन जिन देशों से होकर गुजरती है तो उनके नाम एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए दोस्तों, क्योंकि उसके बिना काम नहीं बनने वाला है। ठीक है। तो कर्क रेखा किससे नहीं कोई गुजरती है, तो ईरान से। ठीक है। किन किन देशों से कर्क रेखा गुजरती है, देखिए यहाँ पे सारे देश के नाम लिखे हैं। हवाईयन द्वीप समूह अमेरिका से। ठीक है। मैक्सिको है, बहामास, माली, मारितानिया, नाइजर, अल्जीरिया, वेस्टर्न सहारा, लीबिया, सऊदी अरब, मिस्र, यूएई, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ओमान, ताइवान। ठीक है। इनको आप ध्यान में रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन पृथ्वी की गति के संदर्भ में सत्य है। पृथ्वी के अपने धुरी पर पश्चिम से पूर्व घूमने के कारण मौसम परिवर्तन होता है, बिल्कुल। देखिए मैं बताना कि कौन सा ठीक है। ठीक है। अभी हम सेकंड पढ़ लेते हैं, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण धरती पर दिन और रात घटित होते हैं। देखिए आप सेकंड वाला पढ़िए सबसे पहले, पृथ्वी के सूर्य की ओर चक्कर लगाने के कारण दिन रात होते हैं, या पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण होते हैं।
तो सेकंड गलत है बिल्कुल। और आपका फर्स्ट भी गलत है कि मौसम उसकी वजह से नहीं परिवर्तन होता। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो सी है कि दोनों ही गलत है। क्यों? देखिए सेकंड वाला पढ़ेंगे तो अपने अक्ष पर घूमेंगे तो तब दिन रात होता है। ठीक है, तो 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम जाती है, तो सेकंड गलत है। और जो फर्स्ट वाला वो भी गलत है। क्यों? पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण धरती पर मौसम में परिवर्तन होता है। इसमें लिखा है कि घूर्णन के कारण। घूर्णन का मतलब होता है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर ऐसे घूमना, पश्चिम से पूर्व। ठीक है, इसकी वजह से तो दिन रात होते हैं। और मौसम किसकी वजह से चेंज होता है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने से। तो सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि मकर रेखा नहीं गुजरती है, तो कहाँ से नहीं गुजरती है? बोलीविया से। राइट आंसर है ए। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से किन किन से होकर मकर रेखा गुजरती है? तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऑस्ट्रेलिया, नामिबिया, ब्राजील, चिली, इन सभी से मकर रेखा गुजरती है, तो डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती है तब भारत में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है? देखिए बहुत ही कंसेप्ट बेस सवाल है। मकर रेखा पर लंबवत चमकती है, तो आप पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायुदाब विकसित होता है। उत्तर पश्चिम भारत में निम्न वायुदाब विकसित होता है। सी पढ़ेंगे उत्तर पश्चिम भारत में वायुदाब में परिवर्तन नहीं होता है। डी, उत्तर पश्चिम भारत में तापमान बढ़ जाता है। और ई पढ़ेंगे इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप ये बताइए कि मकर रेखा पर जब सूर्य की किरणें चमकेगी तो भारत में सर्दी होगी या गर्मी होगी? ठीक है, तो आई टी सी जेड आपका की तरफ दक्षिण की तरफ जाएगा, है ना? तो जब आपका आई टी सी जेड दक्षिण भारत की तरफ चला जाएगा, मकर रेखा की साइड जाएगा, तो उत्तर भारत में ठंड रहेगी, तो हाई प्रेशर रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए है। तो उत्तर भारत में आपका हाई प्रेशर विकसित होता है, तो ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं? तो 23 सितंबर को। देखिए चार डेट आपको याद रखनी होती है। ठीक है ना? देख तो मार्च, तो देखिए आपको चार डेट आपको याद रखनी होती है। कौन कौन सी आपको डेट याद रखनी होती है? देखिए सबसे पहले अगर हम चलते हैं तो 21 मार्च हमें ध्यान रखना होता है। ठीक है, और फिर हमें 23 सितंबर की डेट को हमें याद में रखना होता है। तो 21 मार्च को ध्यान रखेंगे, फिर 21 मार्च के बाद 21 जून को रखेंगे, 23 सितंबर और फिर 22 दिसंबर। ये डेट हमें याद रखनी होती है। चार डेट है। ठीक है, तो 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, विषुव या इक्विनॉक्स वर्ष के दो काल जब दिन और रात बराबर होते हैं तब डेट हमें बतानी। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर वो ए है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं? तो भूमध्य रेखा पर। तो सी इसका राइट आंसर है। भूमध्य रेखा पर वर्ष भर रात और दिन बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा। तो कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, आर्कटिक वृत्त पर, विषुवत रेखा पर। तो इसका राइट आंसर है डी, विषुवत रेखा पर। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को। तो राइट आंसर बी है। बी इसका राइट आंसर है, 22 दिसंबर। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? ठीक है, देखिए अगर आपको यहाँ बताना है 21 मई लिखा है और 21 जून लिखा है और 22 दिसंबर और 25 दिसंबर, अगर इनमें से आपको टिक ही करना है कि सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है दिसंबर में ही। ठीक है, तो आप 25 दिसंबर इसका टिक लगा सकते हैं। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर आप लगा सकते हैं। ठीक है, हालांकि इसमें नहीं लिखा है कि उत्तरी गोलार्ध में दिन पूछा गया है या दक्षिण गोलार्ध में। अगर उत्तरी गोलार्ध में होता है तो 20 से 21 जून को होता है, और दक्षिण गोलार्ध में पूछा जाता है तो 22 या 23 के आसपास। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट आप सी भी टिक कर सकते हैं और डी भी। अगला क्वेश्चन है, किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होगा? तो 21 जून को। ठीक है, तो 21 जून आप ध्यान में रखना है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है। देखिए अब यहाँ स्पष्ट रूप से पूछा गया कि दक्षिण गोलार्ध में दिन बताओ सबसे बड़ा कब होता है? तो 22 दिसंबर को।
इसका राइट आंसर है बी 22 दिसंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? देखिए जो 4 डेट इसमें लिखी हुई है, तो 21 जून को दोपहर के समय हमारी छाया सबसे छोटी होती है, तो राइट आंसर है इसका सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म अयनात प्रतिवर्ष होता है तो 21 जून को, तो डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जून की 21 तारीख को सूर्य है। देखिए 21 मार्च 21 जून, तो 21 मार्च से स्टार्ट होगा, फिर 21 जून में जाएगा, फिर 23 सितंबर, फिर 22 दिसंबर। ठीक है, तो 21 मार्च को आपका जो विषुवत रेखा पे होता है, 21 मार्च से चलता है सूरज, तो फिर कर्क रेखा पे पहुंचता है 21 जून को। तो कर्क रेखा कहाँ है? उत्तर में है। तो देखिए आंसर कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये इसका राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि 21 जून को कब होता है? उत्तर में होता है। उत्तर का मतलब कर्क रेखा पे होता है। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे आप, उत्तर ध्रुवीय व्रत पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है, तो ये राइट आंसर है। बी पढ़ेंगे आप, दक्षिण ध्रुवीय व्रत पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है, गलत है। मध्य में भूमध्य रेखा पर, ये भी गलत है। मकर रेखा पर गलत है, क्योंकि देखिए मैंने आपको अपनी एक पिछली वीडियो में बताया था, मैप के माध्यम से बताया। देखिए आप, ये पृथ्वी है और ये आपकी भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा पर होगा 21 मार्च को। ठीक है, कर्क रेखा पे फिर भूमध्य रेखा से चलेगा कर्क रेखा की तरफ, तब 21 जून को। 21 जून से फिर टर्न होगा, फिर आपके भूमध्य रेखा पर आएगा कब? 23 सितंबर को। और 23 सितंबर से फिर आपको चलेगा मकर रेखा की तरफ, कब? 22 दिसंबर को। तो ये डेट आपको ध्यान रखनी है, 4। फिर 22 दिसंबर से फिर आपके उस पर चलेगा भूमध्य रेखा की तरफ, कब? 21 जून को, सॉरी 21 मार्च को, है ना। तो ये ध्यान में रखना है। तो राइट आंसर ए इसका राइट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न विद्वानों में से किसने सुझाव दिया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल के कणों से हुई है? तो जेम्स हिन्स, एफ होयल, एच अल्फोफाफेन, डी है ओ सिम्ड। तो डी राइट आंसर है, ओ सिम्ड ने ये बात कही थी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? तो यूरेनियम डेटिंग। तो सी इसका राइट आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन है भूगर्भिक इतिहास से। तो पहला क्वेश्चन है, महान हिमयुग का संबंध किससे है? तो महान हिमयुग का संबंध किससे है? प्लीस्टो प्लीस्टोसिन युग से। ठीक है, प्लीस्टोसिन युग से महान हिमयुग का संबंध है, तो राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न कालों में से किसे प्राय लघु हिमालय माना जाता है? तो सी को आप देखेंगे तो 1650 से 1870 ईस्वी को, तो राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पहले था? तो 18 करोड़ वर्ष पूर्व। देखिए दोस्तों, आज के लिए क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि इनका कोई मतलब ही नहीं है। महाद्वीप अलग कैसे हुए, ये कंसेप्ट है, ये तो आपको पता ही है कि कॉन्टिनेंट कैसे अलग हुए। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इसकी व्याख्या करती है, तो 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा एक गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था? तो नॉर्थ अमेरिका गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था, इसका राइट आंसर है ए। ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था, इसमें वर्तमान समय का निम्न भूभाग शामिल था। तो साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब गोंडवाना लैंड का भाग था। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था, जिसे कहते थे? तो पेंजियस को कहते थे, राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जीवन के प्रादुर्भाव का प्रथम जीवाश्म साक्ष्य। देखिए बहुत ही मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन है, और उसको आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, इतना क्वेश्चन कोई नहीं पूछता है आजकल, तो दोस्तों कहीं नहीं पूछता है, एग्जाम पैटर्न जब से चेंज हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घटनाओं ने जीवों के विकास को प्रभावित किया? तो महाद्वीप विस्थापन, हिमानी चक्र, तो दोनों ने, तो राइट आंसर सी है। वलन क्रिया किसका परिणाम है? वलन, देखिए वलन किसका काम है? वलन आपने पढ़ा है कि पर्वत जब बनते हैं वहां पढ़ते हैं, वलन पढ़ते हैं, फोल्डिंग होती है। ठीक है, तो उसका राइट आंसर सी है, पर्वत निर्माण करने वाला। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये वाला है, तो सी इसका राइट आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपर्युक्त में से कौन से पृथ्वी के भूपृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार है? ठीक है, तो पृथ्वी पर गतिक परिवर्तन इनमें से कौन कौन से लाते हैं? देखिए आप,
जिम्मेदार हैं, ये पूछा है इसमें। ठीक है, अगर आप पहला पॉइंट पढ़ेंगे, विद्युत चुंबकीय विकिरण, सेकंड भूतापीय ऊर्जा, थर्ड गुरुत्वीय बल, फोर्थ प्लेट संचलन, पांचवा पृथ्वी का घूर्णन और छठा पृथ्वी का परिक्रमण। देखिए छह जो पॉइंट लिखे हैं, छह के छह ऐसे हैं कि ये पृथ्वी पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार है। गतिक परिवर्तन, पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के सारे जिम्मेदार हैं। देखिए प्लेट का मूवमेंट करेगा ये तो जिम्मेदार है। तो फोर्थ जिसमें है तो वो तो हो गई आंसर। तो बी में तो फोर्थ नहीं, बी में तो फोर्थ नहीं है, तो उसको तो आप एलिमिनेट कर दीजिए। तो ए सी डी। ठीक है, तो इतना तो आप कम से कम सोच सकते हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरण ये भी लाने में सक्षम है, तो 1 और 4 तो होने चाहिए। तो 1/4 किस में, ए और डी में, सी में वह भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो डी इसका राइट आंसर, सारे ला सकते हैं गतिक परिवर्तन, तो राइट आंसर डी है। इस प्रकार के क्वेश्चन तो दोस्तों आसानी से हो जाते हैं। लेकिन देखिए कितना मतलब इस तरह के क्वेश्चन कहाँ आजकल पूछ रहा है एग्जाम में, जैसे आपने ये देखा, कहाँ ये फैक्चुअल डेटा याद करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सही कालक्रम में आप इसको व्यवस्थित कर दीजिए। बी राइट आंसर है। कैसे है, सिंहावल जमाओ निम्न पूरा पाषण काल, पटपरा जमाओ मध्य पूरा पाषण काल, बाघेर जमाओ उच्च पूरा पाषण काल। दोस्तों कहाँ तक इनको याद करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि उपयुक्त घटनाओं को पृथ्वी पर उनके उत्पन्न होने के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हैं। पहला सरीसृप, पहला कीट, कवच वाले जीव, पहला स्तनधारी। ठीक है, तो कवच वाले जीव सबसे पहले आएंगे और फिर उसके बाद पहला कीट आएगा। तो 3 2 सबसे पहले आएंगे। तो 3 2 किस में, सी में, तो सी राइट आंसर है। पहले 3 आएगा आपका, फिर 2 आएगा। ठीक है, फिर आपका फर्स्ट आएगा, फिर पहला स्तनधारी। स्तनधारी तो आपको पता है कि सबसे लास्ट में आएगा। तो राइट आंसर है इसका सी। सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है। देखिए 4 ऑप्शन है, प्लीओसिन युग का, पैलियोसिन युग का, प्लीसिटोसिन एवं अभिनव जमाव का, या ओलिगोसिन का। तो सी इसका राइट आंसर है, प्लीस्टोसिन एवं अभिनव जमाव का। ठीक है, तो राजस्थान मरुस्थल किसका विस्तार है, तो सी। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने क्या देखा, जो हमने देखा है जो पृथ्वी से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको सारे देखे हैं। पृथ्वी से रिलेटेड कितने कुछ टॉपिक है, अक्षांश रेखा है, देशांतर रेखा है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, दिन रात कैसे होते हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसी हुई है, भूगर्भिक इतिहास कैसा है। तो शुरू के जो इसमें टॉपिक थे हमने सारे कवर कर लिए इसमें। ठीक है, पहला जो आपका टॉपिक था ब्रह्मांड था, उसमें हमने क्या पढ़, देखिए ब्रह्मांड में हम क्या पढ़ते हैं, सोलर सिस्टम पढ़ते हैं, कितने ग्रह हैं, सारे ग्रह हमने पढ़ लिया फर्स्ट चैप्टर में। सेकंड चैप्टर पृथ्वी वाला, ये हमने सब पढ़ लिया। इसके बाद जितने भी आपके चैप्टर आने वाले, जैसे चट्टान है, वो कंसेप्ट बेस है पूरा। हालांकि फर्स्ट और सेकंड चैप्टर भी कंसेप्ट पे है, लेकिन कुछ फैक्चुअल डेटा भी है। ठीक है, देखिए अब चट्टान का हम पढ़ेंगे तो हमें पता होगा अग्नि चट्टान कैसे बनती है, सादी चट्टान कैसे बनती है, रूपांतर चट्टान कैसे बनती है। कुछ कंसेप्ट अप्लाई होंगे, कुछ हमें फैक्ट याद करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, पृथ्वी से रिलेटेड क्वेश्चन देखे। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम चट्टान से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।